नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 20 मई यानी 20 मई 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम के करंट अफेयर के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेशनल अफेयर्स में यानी राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है, भेड़ाघाट एंड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों, मध्य प्रदेश को एक अच्छी सौगात मिली है। मध्य प्रदेश से 2 साइट को यूनेस्को के सूची में डाल दिया गया है, यानी विश्व धरोहर सूची में इसे डाल दिया गया है। और वह है जबलपुर भेड़ाघाट। यह जलप्रपात है, वाटरफॉल है। खासकर अगस्त के महीने में यहाँ पर जाएंगे तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। और दोस्तों, पंचमढ़ी पंचमढ़ी याद रखना, ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो चुका है। इसी में स्थित है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया गया है। जबलपुर का ये जो भेड़ाघाट है, यह विश्व प्रसिद्ध भेड़ाघाट मार्बल रॉक के नाम से भी यह जाना जाता है। यहाँ संगमरमरी चट्टाने यानी संगमरमर मार्बल की जो रॉक्स हैं, बहती हुई नर्मदा नदी का जो है वह बेहद ही आकर्षित करने वाला, यानी भेड़ाघाट के जो धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और सतपुड़ा रिजर्व बाघों के साथ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी यह मशहूर है। यहाँ लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। इन दोनों के अलावा बनारस का गंगा घाट बहुत ही फेमस है। तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मराठा मिलिट्री वास्तुकला का सीरियल महाराष्ट्र, कर्नाटक के महापाषाण स्थल हीरे बेंकल सहित 6 स्थानों को इस साल इस सूची में शामिल किया गया है। यानी 9 सूची डाल दी गई थी, जिसमें से 6 स्थलों की सूची को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। और दोस्तों, इसमें जो महत्वपूर्ण है बात की, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 9 स्थलों को प्रस्तावित किया था, जिसमें से 6 को चुना गया है। इसके तहत यानी इससे पहले टोटल कितने थे? 38 जो है स्थल जो थे हेरिटेज साइट थे, जिसमें से 30 कल्चरल थे, 7 नेचुरल थे और एक जो है मिक्स्ड, यानी कंचनजंगा बता चुका हूं क्लास में। कंचनजंगा प्राकृतिक और सांस्कृतिक यानी कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज भारत का पहला था। और 30 जो है कल्चरल, 7 नेचुरल। इस तरह से यह 6 और ऐड हो जाने से अब इस 6 में क्या है, 2 जो है नेचुरल है और 4 जो है कल्चरल है। तो इस तरह से अब 34 कल्चरल हो जाएंगे एंड 9 जो है नेचुरल हो जाएंगे। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐतिहासिक भवन, शहर, रेगिस्तान, जंगल, द्वीप, झील, स्मारक, पहाड़ शामिल हो सकते हैं। और यह समिति यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कन्वेंशन 1972 के तहत की जाती है। इसके लिए पैमाना क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, जैसे कि सांस्कृतिक और जो कल्चरल एंड जो नेचुरल जो पैमाना है, मेजरमेंट है, इसमें जो सांस्कृतिक पैमाने के अंतर्गत क्या होना चाहिए कि यह स्थल जो है इंसान की रचनात्मक बुद्धि के मास्टरपीस होने चाहिए। मानवीय मूल्यों के आदान प्रदान, आर्किटेक्चर, टेक्नोलॉजी, स्मारक कला, प्लानिंग, डिजाइन को दिखाते हों, ये जो भी हैं, यानी किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता की सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हों, मानव इतिहास के अहम पड़ाव के उदाहरण हों, तो ऐसे ही साइट को हम कल्चरल साइट घोषित करते हैं, यानी यूनेस्को घोषित करता है। इसी तरह से प्राकृतिक पैमाना में क्या होता है? असाधारण प्राकृतिक सुंदरता यानी नेचुरल ब्यूटी एंड परिघटना को दिखाती हो, पृथ्वी की इतिहास, जीवन के रिकॉर्ड, लैंड फॉर्म में जो चेंजेज आ रहे हैं उसके एग्जाम्पल, इकोलॉजी, बायोलॉजिकल जो है प्रोसेस, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कोस्टल एंड मरीन इकोसिस्टम, पेड़ पौधे तथा जानवरों के महत्व को दिखाती हो, तो ऐसी साइट को कल्चरल साइट बताता है यूनेस्को। यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यूनेस्को है क्या? तो यह इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार वनडे एग्जाम में आया है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर
पेरिस में है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ सीन रिवर। और इसकी जो डायरेक्टर हैं आंद्रे अजोले हैं। और यह वर्क किस पे करता है? तो टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस थ्रू एजुकेशन, नेचर एंड सोशल साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। तो ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, बंगाल एंड उड़ीसा प्रिपेयर फॉर साइक्लोन यास। अभी आप देख रहे हैं कि पूरा भारत कोरोना की सेकेंड वेव से पूरी तरह से तबाह है। ऐसे में यह एक और बाधा आ गई है, यानी ताउते ने तो तहलका मचा ही रखा है, खासकर अरब सागर के क्षेत्रों, गुजरात, महाराष्ट्र, इन तटीय क्षेत्रों को प्रभावित किया है, यानी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को। इसके साथ साथ यहां पर अब चक्रवात आने के चांसेस बढ़ रहे हैं, यानी ताउते ने तो महाराष्ट्र, गुजरात में तबाही मचाई ही है। जैसे लगता है कि पूरी तरह से भारत को ऊपर प्रकृति नाराज हो गई है। तो तटीय राज्य इससे उबर भी नहीं पाए थे कि एक और चक्रवात, इसका नाम क्या है? यास है। जैसा कि दोस्तों यास चक्रवात, तो ये चक्रवात के बारे में हम बहुत बार बता चुके हैं कि गर्म इलाकों के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा होकर अत्यंत कम वायुदाब, यानी लो, कह सकते हैं लो एयर प्रेशर का क्षेत्र बनाती है। यानी ऐसे है ना, चक्रवाती स्थिति कैसे उत्पन्न होती है, यहां से नीचे से बढ़ता हुआ केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता चला जाता है परिधि की ओर, और हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है। इससे ऊपर की ओर आते हुए जो है मिलकर, नमी से मिलकर संघनन से बादल बनाती है, क्लाउड बना देती है, और इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से जाकर ऊपर आती है। और जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों ओर घूमने लगती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार वर्षा होती है। और तेज घूमती इन हवाओं के क्षेत्र का जो व्यास होता है हजारों किलोमीटर क्षेत्र को लेकर के चलता है। यही होते हैं चक्रवात। चक्रवात के बारे में हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। टेम्परेट साइक्लोन होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है। तो इन चक्रवातों का नाम, अब जैसे यास नाम पड़ा है, तो इस नाम को किसने दिया है? जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यह चक्रवात का नाम, जो नामकरण होता है, वर्ष 2000 से किया जा रहा है। पहले 8 देश थे, अब 13 देश। तो यानी हिंद महासागर के देशों का, जो हिंद महासागर में चक्रवात आते हैं, तो इस तरह से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण के लिए उत्तरी हिंद महासागर में नई प्रणाली का उपयोग किया गया। मैं बता भी चुका हूं कि इसमें अल्फाबेटिकल इस तरह से सूचीबद्ध होते हैं। तो यह चक्रवात, जैसे इस बार अब म्यांमार आया था, तो एम के बाद क्या होगा? एन होगा। तो एन नाम से कोई है नहीं देश, तो एन के बाद ओ आएगा, तो ओमान देश ने दिया है। अब ओ के बाद पी आएगा, यानी इसके बाद अगला चक्रवात जो होगा वो पाकिस्तान देगा नाम, उसका नाम होगा गुलाब। याद रखना, अभी से ही मैं फोरकास्ट कर दे रहा हूं। तो ये नाम चूंकि करण पहले से ही हो जाते हैं। 13 देश इसके सदस्य हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। और दोस्तों इसमें 169 चक्रवातों की सूची ये दे दी गई है, यानी 64, यह जो सूची दी गई है 13 देशों के द्वारा दी गई है। तो इस तरह से सर्किल में यह नाम आते रहेंगे। तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर विभाग ने, चक्रवात चेतावनी प्रभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम की तरफ यह बढ़ सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तट तक पहुंच जाएगा, यानी इस वाले क्षेत्र को यह प्रभावित करेगा। अम्फन चक्रवात के बारे में सुना ही होगा, अभी उसकी विभीषिका से हम लोग उबरे भी नहीं थे, खासकर पूर्वी तट के लोग। फिर से एक चक्रवात दस्तक दे रहा है। तो यास तूफान का नामकरण इस बार किसने किया है? ओमान ने किया। इसका मतलब ही होता है निराशा, मींस डिस्पेयर। ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालेरकोटला इन पंजाब। दोस्तों पंजाब का 23वां जिला घोषित किया है। हालांकि यह 2-3 दिन पुरानी खबर है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, क्योंकि यह चर्चा में आ गया है इसलिए इसको याद रखिएगा, मलेरकोटला। क्योंकि यह ईद के दिन घोषित किया गया और यह जिला पूर्ण रूप से
मुस्लिम समुदाय वाले, यानी यहाँ पर जनसंख्या उनकी ज्यादा है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि पंजाब सरकार ने ईद का तोहफा दिया है। तो पंजाब, यह जो है जिलों का निर्माण कैसे होता है, क्या इसमें केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है? क्या जो है गृह मंत्री इसमें हस्तक्षेप कर सकता है? तो नहीं कर सकता। पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 यानी सेक्शन 5 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन change the boundary and change the number of tehsil, district and division in which the state is divided। यानी तहसीलों, जिलों और डिवीजनों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है। किस? पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 5 के अंतर्गत। यानी स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू क्रिएट न्यू डिस्ट्रिक्ट और टू रिप्लेस और एबॉलिश एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी बना भी सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। दिस कैन बी डन ईदर थ्रू एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाय पासिंग ए लॉ इन द स्टेट असेंबली, यानी राज्य की विधानसभा में। मेनी स्टेट्स प्रीफर द वे टू द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ओनली बाय इश्यूइंग ए नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ये ऑफिशियल गैजेट के द्वारा भी लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से जिलों को बदलने में या नए बनाने में केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। गृह मंत्रालय, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, इंटरवेन व्हेन ए स्टेट वांट टू रीनेम ए डिस्ट्रिक्ट और रेलवे स्टेशन, यानी गृह मंत्रालय तभी हस्तक्षेप कर सकता है किसी जिले या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहता है अगर कोई राज्य, तब यह ध्यान रखेंगे बिंदु। और दोस्तों, राज्य सरकार के अनुरोध को अन्य विभागों और एजेंसियों जैसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होता है, याद रखेंगे, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड रेलवे फॉर अप्रूवल, यानी इन सब की मंजूरी के लिए भेजा जाता है और उनके उत्तरों की जांच के बाद एनओसी जारी की जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और दोस्तों, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस भारत में 593 डिस्ट्रिक्ट्स थे। अभी जो है 2021 की जनगणना बाकी है। हालांकि भारत सरकार की वेबसाइट पे वर्तमान में देश में 718 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। कारण क्या है कि 2014 में, इन 2014 में तेलंगाना राज्य अलग हुआ, किससे? आंध्र प्रदेश से। तो कई नए जिलों का गठन किया गया। यही कारण है कि इसका 718 जिले हैं वर्तमान में। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर में, अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन एशिया पैसिफिक, यानी S&P जो है ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक, यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार हमारा भारत है। इस क्षेत्र में निवेश किए गए 3.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीमा केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। दोस्तों, द डाटा शोड दैट देयर आर एटलीस्ट 335 प्राइवेट इंस्टेंस operating in the Asia Pacific, of which around 122 have disclosed US अमेरिकी डॉलर 3.66 बिलियन इन टोटल कैपिटल रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट डील। यानी कह सकते हैं कि आंकड़ों से पता चलता है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी इंश्योरटेक काम कर रहे हैं। इनमें से 122 ने निजी प्लेसमेंट सौदों के माध्यम से जुटाई गई कुल पूंजी में 3.66 अमेरिकी जो डॉलर है बिलियन का खुलासा किया गया है। दोस्तों, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत सामूहिक रूप से एपेक एशिया पैसिफिक क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा कंपनियों के घर हैं और लगभग 78% निवेश को यह आकर्षित करते हैं। भारत में कम से कम 66 बीमा कंपनियां हैं और एपीएसी क्षेत्र में निवेशित बीमा केंद्रित उद्यम पूंजी में 3.66 अमेरिकी डॉलर का 35% जो हिस्सा है वह भारत का है। तो इस तरह से S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के साथ एक फिनटेक विश्लेषक है
भारत में बीमा प्रीमियम 31 मार्च 2020 को समाप्त 12 महीनों के लिए भारत में कुल 107 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। तो यह जो है महत्वपूर्ण है खबर। अब बढ़ते हैं दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। द स्ट्रेटोस्फीयर हैज श्रंक to 400 meters due to increasing emission of greenhouse gases। दोस्तों यह डाउन टू अर्थ मैगजीन से हमने लिया है इस खबर को। तो हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है, यानी ए रिसेंट रिसर्च हैज शोन दैट वन ऑफ द 5 मेजर लेयर, यानी आप देख सकते हैं जैसे हमारे जो वायुमंडल में परतें हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल है जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियां होती हैं, वर्षा होना, ओले पड़ना, उसके बाद आता है स्ट्रेटोपाज, फिर जो है समताप मंडल। तो बताया जा रहा है कि समताप मंडल की लेयर वह सिकुड़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है? तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट साइंटिस्ट द थिकनेस ऑफ this layer of the atmosphere has shrunk to around 400 meter since last 1980, यानी 1980 से, which is about 1% of its thickness, यानी करीब 1% सिकुड़ गई है। यानी शोध के मुताबिक यदि उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर जल्द रोक नहीं लगाई गई तो यह परत 2080 तक 1.3 किलोमीटर तक सिकुड़ जाएगी। तो यह बहुत ही अच्छी खबर नहीं आ रही है, पर्यावरण से संबंधित कह सकते हैं। तो यह वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की वजह से ऐसा हो रहा है। दोस्तों यहां पर समताप मंडल थोड़ा सा जान लीजिए, फिर बताते हैं कैसे यह श्रिंक कर रही है। तो यह धरती के वातावरण की 5 प्रमुख परतों में से एक है समताप मंडल। यही ओजोन स्फीयर भी है जो पृथ्वी से 20 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी इसके नीचे अगर हम बात करें तो नीचे क्षोभ मंडल है, ये बीच में समताप, उसके ऊपर क्या है मध्य मंडल, उसके ऊपर और जाएंगे तो एक्सोस्फीयर आ जाता है, बहिर्मंडल। तो इस परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस की परत का होना, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको सोख लेती है और पृथ्वी के वातावरण को सुरक्षित करती है। इसके बारे में भी किसी क्लास में बताऊंगा कैसे ओजोन लेयर कमजोर हो रही है और सूर्य की किरणें डायरेक्ट हम लोगों तक पहुंच रही है। दोस्तों व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, यानी इसके पीछे क्या कारण है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि समताप मंडल पृथ्वी की सतह से कितनी 20 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, जैसे हम बताएं ना आपसे। तो यहां पर इसके नीचे क्या है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे है जहां हम सब रहते हैं, सांस लेते हैं, सभी गतिविधियां करते हैं। तो जलवायु से जुड़ी सभी घटनाएं यानी बारिश, कोहरा, ओलावृष्टि सब जो है क्षोभ मंडल के अंदर ही होता है। तो क्षोभ मंडल में जो यह बढ़ रहा है कौन, CO2 की मात्रा ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो इसकी वजह से हवा को और यह हीट कर रहा है, कैसा गर्म कर रहा है, और जैसे वह फैल रही है तो इस फैलने के कारण क्या हो रहा है, यदि वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब यह क्या हो रहा है कि यह अब यहाँ पे सबसे नीचे है, यह फैल रही है और यह क्या हो रहा है, निचली सीमा की ओर धकेल रही है, यानी समताप मंडल का निचली सीमा की ओर ढकेल रही है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, समताप मंडल में इंटर कर जा रहा है और वो लोग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। इसके कारण हवा वहां क्या हो रही है, अब वहां CO2 क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण यह सिकुड़ रहा है, इसका आयतन, इसका क्षेत्रफल कम हो रहा है। यदि वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की बात करें तो वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो अप्रैल 2021 में 421.21 ppm पर पहुंच गया था, जो कि 36 लाख वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इस तरह से यह वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर की बात की जाए तो काफी तेजी से बढ़ रहा है और यह स्तर कह सकते हैं कि वैज्ञानिक यह इस पदार्थ को सिकुड़ने का, अब यह जो सिकुड़ेगा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, खासकर हमारे क्षोभ मंडल में ज्यादा इसका पड़ेगा, यानी उपग्रहों, GPS, रेडियो संचार को यह प्रभावित करेगा और यह पहली बार नहीं हो रहा है। इस बात की जानकारी सामने आई है कि मनुष्यों का बढ़ता हस्तक्षेप, यानी मानव हस्तक्षेप देख रहे हैं ना, हर जगह बढ़ रहा है, तो पृथ्वी के संतुलन को यह कह सकते हैं कि असंतुलित कर रहा है, संतुलन को बिगाड़ रहा है, इम्बैलेंस कर रहा है। इससे पहले अप्रैल में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में छपे एक शोध में पता चला था कि उत्सर्जन और बढ़ते तापमान के चलते अपनी धुरी पर जो पृथ्वी का झुकाव है, वह जो इंक्लाइनेशन है, वह बढ़ रहा है।
इसके लिए तापमान में हो रही वृद्धि के कारण क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और यह शोध जो रिसर्च है, पृथ्वी पर जो संतुलन की स्थिति बनी हुई है उसमें बढ़ते जो मानवीय हस्तक्षेप है उसके चलते यह बदलाव सामने आने लगे हैं और जिसका असर कई रूपों में दिख रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हमारे दैनिक जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि वो भी असर अभी भी उस सीमा के भीतर है जिसे बदला जा सकता है। यदि एक बार यदि हमारे हाथ से निकल गया समय तो हम उसे दोबारा ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार पृथ्वी अपने टिपिंग पॉइंट पर पहुंच गई तो उसके विनाशकारी परिणामों को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी इस महामारी को पूरे विश्व के वैज्ञानिक डॉक्टर लगे हुए हैं, लेकिन यह अपने रोज नए रूप बदल रहा है। तो ये सब क्या है, मानवीय हस्तक्षेप की वजह से ऐसा हो रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में हम बात करेंगे माली के नए प्रधानमंत्री यानी फिर से नियुक्त किए गए हैं मोख्तर आउने। इनका पिक्चर आप देख सकते हैं। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त हुए हैं इब्राहिम बाउबकर कीटा को हटाने के बाद अगस्त 2020 में यह कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे और राष्ट्रपति वहां के कौन है, बाह एन डा के निर्देशों के अनुसार आउने को राजनीतिक वर्ग के लिए जगह के साथ एक नई सरकार बनानी होगी। यानी अप्रैल 2021 में माली की अंतरिम सरकार ने घोषणा की थी कि वह 31 अक्टूबर को संवैधानिक जनमत संग्रह और फरवरी 2022 में चुनाव कराएगी। तो यहां पर काफी राजनीतिक अस्थिरता है। और दोस्तों यह माली के बारे में जान लीजिए, थोड़ा मानचित्र में देखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। यह माली है, इसकी कैपिटल बामाको है। ये देख रहे हैं ना, अल्जीरिया को स्पर्श कर रहा है और ये पूरा जो है सहारा डेजर्ट यहां तक फैला हुआ है। नाइजर को स्पर्श कर रहा है, बुर्किनो फांसो को स्पर्श कर रहा है, गिनिया को कर रहा है, सेनेगल को कर रहा है, इसकी राजधानी डकार है, मार्टिनिया इसकी नौकचौट है, इसकी राजधानी याद रखेंगे। कोट डी आइवरी को भी यह टच करता है, माली देश। तो इस तरह से यहां पर हमने दे दिया है पॉइंट, इनको देख लीजिएगा। और यह लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसकी सीमा समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। इसकी राजधानी क्या है, बामाको है। और दोस्तों माली जो है इज फेसिंग पॉलिटिकल क्राइसिस ड्यू टू disputed legislative elections and economic deadlock due to economic deadlock, corruption and the COVID-19 pandemic। तो यह बहुत ही और कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप के गरीब देशों में से एक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय 140%। दोस्तों सब्सिडी के इतिहास में पहली बार इतनी ज्यादा सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। और हालांकि वर्तमान समय में किसानों के आंदोलन को देखते हुए किसानों को खुश करने के लिए अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा 8वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत, किसान योजना के तहत दी गई थी। और फिर यह जो है दोबारा किसानों को खुश करने के लिए डीएपी जो फर्टिलाइजर है उसमें सब्सिडी 140% बढ़ाई गई है। अब इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर 14,775 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। तो ड्यू टू द राइज इन प्राइस इन ग्लोबल मार्केट, फार्मर्स विल बी एबल टू गेट दिस फर्टिलाइजर ओनली एट द ओल्ड प्राइस। यानी इस वैश्विक बाजार में कीमतें बढ़ने के बावजूद यह उर्वरक किसानों को पुराने दाम पर ही मिल सकेगा, जबकि दुगना दाम हो गया है। और इस पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसमें यह निर्णय लिया गया। तो यानी यूरिया के बाद डाई अमोनियम फास्फेट, डीएपी का फुल फॉर्म भी याद रखना, डाई अमोनियम फास्फेट देश में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली यह केमिकल फर्टिलाइजर है। तो डीएपी उर्वरक की जो सब्सिडी है 500 रुपए प्रति कट्टे से यानी प्रति बोरी से बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति कट्टे की गई, यानी यह बढ़ोतरी 140% है। डीएपी का बैग अब 1200 में ही मिलेगा। यानी सरकार हर साल रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी के करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, सोचिए। लेकिन सरकार इस साल खरीफ के मौसम में सब्सिडी के तौर पर 14,775 करोड़ का एक्स्ट्रा खर्च करेगी। तो मूल्य वृद्धि का सारा जो अतिभार है केंद्र सरकार ने उठाने का फैसला
किया है। यानी पीएम किसान के तहत मैंने बताया अभी कुछ दिन पहले 20,667 करोड़ रुपए सीधे जो है ट्रांसफर की गई थी। उसके बाद यह दूसरा बड़ा फैसला है किसानों के हित। तो पिछले साल जो डीएपी की वास्तविक कीमत थी 1700 थी, जिस पर केंद्र सरकार को 500 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार दे रही थी, तो यह 1200 रुपए पड़ता था। तो इस बार क्या हुआ, इसकी कीमत बढ़कर के 2400 रुपए हो गई है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि फास्फोरिक एसिड और अमोनिया के वैश्विक दाम में हाल के समय में 60 से 70% की वृद्धि हुई, जिसकी वजह से डीएपी का जो वास्तविक मूल्य कितना है 2400 रुपया, लेकिन देना है मात्र 1200 रुपए ही। तो यह जो है भारत सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, किसानों की के लिए यह एक राहत भरी खबर है। तो 1900 रुपए में बेचती है, लेकिन 1200 रुपए के स्तर पर इसे कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों पुस्तकें और पुरस्कारों में। मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड 2021, यह दो ब्रिटिश जो है रसायनज्ञ हैं यानी केमिस्ट हैं, हु डेवलप ए सुपर फास्ट डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक that paved the way of revolutionary healthcare, were awarded Finland's edition of the Nobel Science Award। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन ने मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए 27 वर्षों से में अपने काम के लिए 1 मिलियन यूरो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार प्राप्त किया है। तो दोस्तों इन दोनों ने मानव जीनोम को अनुक्रमित करने के लिए तेज और सस्ता तरीका इजाद किया है। तो यह जो एनजीएस है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, इज नाउ वाइडली यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन कैंसर एंड रेयर डिजीज। दोस्तों फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार यह 2004 में स्थापित किया गया था, और पिछले जो तकनीकी पुरस्कार विजेताओं में वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माता टिम बर्नर-ली, इनका नाम भी याद रखिएगा, लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम निर्माता लिनुस टारवाल्स और नैतिक स्टेम सेल अग्रणी शिन्या यामानाका, इन सब को यह अवार्ड मिल चुका है। दोस्तों अब स्पोर्ट न्यूज में बात करेंगे। एशिया कप कैंसिल ड्यू टू कोरोना वायरस। दोस्तों कोरोना ने तो पूरा हर जगत को प्रभावित किया है, तो एशिया कप कैंसिल हो गया है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका को करनी थी। पिछले साल पाकिस्तान था, जो कि वह भी रद्द हो चुका था, टाल दिया गया था। तो और एशिया कप हर 2 साल पे खेला जाता है। तो श्रीलंका ने 10 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगाया। हालांकि वह अभी बांग्लादेश गई है सीरीज खेलने के लिए श्रीलंकाई टीम। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। वर्ल्ड बी डे है, यानी विश्व मधुमक्खी दिवस है। हर साल 20 मई को मनाया जाता है, और यह दिवस जो है 18वीं सेंचुरी में आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जानसा के बर्थ डेट के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह स्लोवेनिया के बी कीपर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र के सम्मुख 20 मई को प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया था। और दोस्तों 7 जुलाई 2017 को इटली में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के 40वें सत्र में इसे लागू कर दिया गया। तो इस तरह से पहला जो है 2018 में मनाया गया, और 2021 का जो थीम है बी इंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज, याद रखेंगे। और मधुमक्खियों की जो विश्व में 20,000 प्रजातियां मौजूद हैं। मधुमक्खियां कॉलोनियों में निवास करती हैं। प्रत्येक कॉलोनी में रानी मधुमक्खी, श्रमिक और ड्रोन हैं। और रानी मधुमक्खी और श्रमिक जो है मादा होती हैं, फीमेल होती हैं। केवल रानी मधुमक्खी ही प्रजनन करती हैं और संख्या बढ़ाती हैं। ड्रोन सभी क्या होते हैं, नर होते हैं, यह ध्यान रखेंगे। और यह ब्रीड के लिए यह होते हैं। तो यह पॉइंट्स हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हम बात करेंगे भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्रों की। तो जो हमारे विशेषज्ञ हैं, भारत को बायोजियोग्राफिकल जोन्स में 10 बायोजियोग्राफिकल जोन्स में बांटा है भारत को, याद रखेंगे। वह 10 यानी कि किसके आधार पर, भारत को विशेषता जलवायु, मिट्टी और जैव विविधता के साथ प्रत्येक क्षेत्र को 10 बायोजियोग्राफिकल जोन में बांटा गया है। जैसे पहला है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय कहाँ होगा, यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर क्या है, ट्रांस हिमालय, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश पर्वत, ये दीज आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन, ध्यान रखेंगे।
तो यह जो है हिमालयी क्षेत्र यानी हिमालय यहाँ पर है, इधर तिब्बत है, तो इसके बीच में यह अवस्थित है। तो यह लद्दाख के कह सकते हैं बर्फीले रेगिस्तान से होकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5 से 6% यह जो है एरिया कवर करता है। इसमें अनेक जो है स्थानीय प्रजातियों का यह आवासीय स्थल है, यानी जंगली भेड़ों बकरियों के आवास की संख्या यहाँ पाई जाती है। यहाँ हिम तेंदुआ, हाँ याद रखेंगे, जो है लिपॉर्ड पाया जाता है, जो है, और प्रवासी काली गर्दन वाले सारस पाए जाते हैं। शीत शुष्क मरुस्थलीय प्रकार का यहाँ पारिस्थितिक तंत्र यानी ठंडे रेगिस्तान यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा एरिया है हिमालय क्षेत्र। तो हिमालय क्षेत्र ट्रांस हिमालय के बाद हिमालय ही आता है, याद रखेंगे, ऐसे है हिमालय, यानी यहाँ पर भी यह मोड़ पड़ा है। इसको सेंटेक्सियल बेंड कहते हैं, यानी कह सकते हैं कि नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो यह उत्तरी भारत की उत्तरी सीमा पर है, 7.2% भूभाग पर फैला हुआ है। इसमें अनेक प्रकार के जो है वनस्पतियां, घास के मैदान, मिश्रित पर्णपाती वन, अल्पाइन, ये सब मतलब डिसिडुअस फॉरेस्ट। अब जैसे कि घास के मैदान जैसे बताया था, बुग्याल, प्यार और गुलमर्ग, यानी लेसर हिमालय के जो ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, हाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ऑन द स्लोप ऑफ लेसर हिमालय। तो ये सब यहाँ पाए जाते हैं। तीसरा है डेजर्ट। तो डेजर्ट रीजन कौन सा होगा? राजस्थान वाला क्षेत्र, ग्रेट डेजर्ट, थार का मरुस्थल। तो गुजरात, राजस्थान में अरावली पहाड़ियां अत्यधिक शुष्क तथा लवणीय मरुस्थल वाला क्षेत्र है, और भारत के कुल भूभाग का 6.9% रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। और भारत में जैसे रेगिस्तान वाला क्षेत्र, शीत मरुस्थल भी बताया, जैसा कि हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान वाला पूरा क्षेत्र, गुजरात मरुस्थल, और जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश वाला शीत मरुस्थल पाया जाता है। तो यहाँ पर भी वनस्पतियों की विविधता पाई जाती है, यानी घास भूमि, संकटग्रस्त प्रजातियां, भेड़िया, मरुस्थलीय जो है खिल्ली, हौरा सोन चिड़िया और महान या ग्रेट जो सोन चिड़िया जैसे पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। इस तरह से चौथा जो है गैंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान, सबसे उर्वर क्षेत्र है। तो यानी अब हिमालय के बाद यानी शिवालिक के बाद अगर देखा जाए गंगा का मैदान शुरू हो जाता है कि नहीं, तो हिमालय से कर्क रेखा के बीच क्षेत्र में यह फैला हुआ है, पूरा 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। तो यह क्षेत्र कह सकते हैं गंगा का मैदान क्षेत्र, यह विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में माना जाता है। और यहाँ पर गंगा के मैदान में जैव विविधता के रूप में भैंस, भारसिंघा, हिरण, गैंडा, हाथी, खरगोश, ये सब पाए जाते हैं। और यहाँ 60% वर्षा सुंदर वन ही गंगा के मैदान में अवस्थित है। फिर दक्कन प्लेटू, यह सबसे बड़ा, यानी यहाँ से यहाँ तक ट्रायंगुलर शेप में है, 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यह कह सकते हैं यहाँ से लेकर ये आगे मेघालय के पठार तक, बीच में राजमहल गारो गैप आ जाता है। तो यह क्षेत्र है पूरा कौन सा? दक्कन का पठार का क्षेत्र है। इसमें जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से यह एक है। भारत के प्रमुख वन्य प्रदेशों जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तक यह विस्तृत है। मुख्यतः यहाँ पर जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाएंगे, जैव विविधता पाई जाती है, कटीले वन भी, झाड़ियाँ भी, जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि हाथी, चीतल, सांभर, नीलगिरी ताहर प्रजातियों के आवास दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। बारहसिंघा मध्य प्रदेश के सीमित क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र ये वाला पूरा भाग आ गया। इसमें जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र, यहाँ यानी भारत का जंतु एवं वनस्पति का जैव भौगोलिक प्रवेश द्वार इसे माना जाता है। जैव विविधता हॉट स्पॉट उत्तर पूर्व भारत में ही अवस्थित ही है, और यहाँ अनेक प्रजातियां स्थानिक रूप से पाई जाती हैं। यह क्षेत्र न केवल भारत तथा भारत चीन जैव भौगोलिक क्षेत्र का संक्रमण भाग भी है, और इवन कह सकते हैं कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत का मिलन बिंदु भी है। और नेक्स्ट है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इसको पर्वत बोलते हैं, लेकिन यह अपरदित खड़ा कगार है, टूटा हुआ भाग है। इट इज नॉट ए माउंटेन, इट इज एन स्कार्पमेंट इसको कहते हैं, फॉल्ट स्क्रैप कहते हैं। गुजरात ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और यहाँ बहुत सारी जैव विविधता, जैसे शांति घाटी, यहाँ पे साइलेंट वैली केरल की, यह सब जो है जैव विविधता का क्षेत्र माना जाता है। द्वीप समूहों में
बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। 5 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। निकोबार द्वीप समूह में जनजातियां जैसे जारवा, सोमपेन, सेंटिल, ओंगे, बोमा, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं और यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और कोस्टल रीजन में यह पश्चिमी तट और पूर्वी तट यानी 7516.6 किलोमीटर एरिया कवर करता है। इसमें लक्षद्वीप का भी समूह शामिल किया गया है। ये हमारे पॉइंट, यह समुद्री क्षेत्र का जो यहाँ विविधताएं पाई जाती हैं। और 10वां है सेमी एरिड रीजन। तो सेमी एरिड रीजन कहाँ होगा, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र, यानी पश्चिमी भारत के, ये तो पूरा शुष्क है, इसके इधर वाला पार्ट, यह दक्कन का पठार यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र यानी अरावली के बीच वाला क्षेत्र अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत में 2 अर्ध क्षेत्रों को अर्ध शुष्क क्षेत्र की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन क्षेत्रों में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स, दलदली भूमि भी पाई जाती है। घासीय तथा झाड़ी में रहने वाले वन्य जीवों जैसे चीतल व सांभर का आवास भी पाया जाता है। शेर, गीदड़, भेड़िया, संकटग्रस्त प्रजातियां अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। तो याद हो जाएगा, यह महत्वपूर्ण 10 क्षेत्रों में बांटा गया है। क्या? बायोजियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, यानी यहाँ विभिन्न प्रकार की जैव विविधताएं पाई जाती हैं। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं आरिफ अख्तर, विवेक यादव, अंकिता राठौर, रेनू बाला, दिनेश मुर्मू, मंटू कुमार, ज्योति गर्ग, अंकित कुमार, पुनीत कोहली, सुभाष रानी, अनुराग उपाध्याय, हेमंत शर्मा, प्रीति सिंह, विनोद जायसवाल, विपिन कुमार, सूरज उपाध्याय, नूरी निशा, उत्कर्षिनी पांडे, मधु आशुतोष, निधि राठौर, अनुपम मौर्य, श्रवण खालिंग, करुणामय मिश्रा, कुमार राजीव, नीरज यादव, संजय नेगी, विनय बर्नवाल, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। ज्योति गर्ग ने क्वेश्चन पूछा है, कई क्वेश्चन पूछा है, जैसे उन्होंने कहा कि कोई नीतियां, तो ऐसा नहीं है। नीतियां सरकार लगातार प्रयासरत है। बीच में कोरोना आ जाने की वजह से थोड़ा सा मामला शिथिल पड़ गया, नहीं तो पूरे देश में सिंगल प्लास्टिक यूज पर बैन करने की बात चल रही है। दोस्तों इस पर जो है बहुत सारे जो ऐसे 2016 में जो है नया विधेयक पारित किया गया था, फिर 2018 में पारित किया गया था। और प्लास्टिक जो प्रदूषण है यह संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, देखिए इसमें केंद्र और राज्य दोनों, कई राज्यों ने देखिए प्लास्टिक पर बैन किया हुआ है, तो इस तरह से यह समवर्ती सूची का विषय है। तो दोनों की ही संस्तुति से होता है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को यह सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। इसमें भारत ही नहीं विश्व पूरी तरह से चिंतित है। यही कारण है कि G8, G20 सम्मेलन में बार बार प्लास्टिक प्रदूषण पर इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर बात उठाई थी। तो इसको जो है यह आने वाले दिनों में विश्व के सभी देश एक साथ आएंगे और प्लास्टिक यूज पर बैन करेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे। और जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ लिया करिए। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनेस्को? टेडेस अदनोम, आंद्रे अजोले, टोरे हैट्रेम या टोयू ग्योहाटेन? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यू साइक्लोन कैन पोज ए थ्रेट टू द स्टेट्स ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा? यानी कौन सा नया चक्रवात बंगाल और उड़ीसा राज्यों के लिए खतरा पैदा कर सकता है? साइक्लोन आना, साइक्लोन यास, साइक्लोन हेरोल्ड, साइक्लोन पाम? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ मालेरकोटला बीन क्रिएटेड? यानी किस राज्य में नया जिला मलेरकोटला बनाया गया है? महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक? सिंगापुर, ताइवान, भारत, चीन? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्टर आउने को अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? सोमालिया, नाइजर, माली या साउथ सूडान? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अवार्ड द प्रेस्टिजियस साइंस अवार्ड मिलेनियम टेक्नोलॉजी अवार्ड? डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इटली? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने डीएपी उर्वरक पर कितने फीसदी सब्सिडी बढ़ा दी है? 90, 110%, 140 या 150%?
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसेंटली कैंसिल्ड एशिया कप टूर्नामेंट वाज टू बी होस्टेड बाय विच कंट्री? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 18, 20 या 21? एंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकल रीजन या जोन हैज इंडिया बीन क्लासिफाइड इनटू? 6, 8, 10 या 12? इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।